नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर हम आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण उपबंधों को देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अधिनियम बहुत बड़ा है, लगभग लगभग 300 धाराएं इसमें हैं, पर वो 300 की 300 धाराएं हमारे किसी भी काम की नहीं है। हमारे लिए कुछ कुछ मुख्य मुख्य धाराओं को देख लेना जरूरी है, उनको पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा है और पहले भी वहीं से प्रश्न आपके बने हैं। क्योंकि अगर आप इस एक्ट को एक एक धारा करके पढ़ने जाएं तो गिनने में धारा 298 है, पर धाराओं के अंतर्गत भी उपधाराएं बहुत सारी हैं। तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमको वकील नहीं बनना है। कोई बच्चा बोल रहा था कि सर अभी भी बहुत डांस पढ़ा रहे हो इतना छोड़ छोड़ करके, क्या हमको वकील बनना है? तो इतना तो दोस्त पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखते होंगे, दिखाई देते होंगे। एक दो बच्चों ने भी इंस्टाग्राम के माध्यम से बात बताई कि सर उस वाले एक्ट में ये धारा आपके द्वारा नहीं बताई गई, ये धारा नहीं बताई गई और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी आगे प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। तो अगर एक दो पॉइंट कहीं पर छूट रहा है या इधर उधर हो रहा है तो उसके लिए परेशान आप बिल्कुल मत होइए, हम उनका संशोधन और उनको अगर एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा तो उनको भी पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ करके चलेंगे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। आपको पता ही है, देखो मैं कितनी गंभीरता से आपको लेकर के साथ आ रहा हूं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961, और आज हमने वहां पर कल सेक्शन 2 तक बहुत सारी चीजें समझी। सेक्शन 2 जो बात करता है वो बात कर रहा है परिभाषाओं के बारे में, वो बात कर रहा है डेफिनेशंस के बारे में, और डेफिनेशंस खत्म होने के बाद बाकी के प्रावधानों को आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग आ जाइए। आप सभी का नमस्कार, अभिवादन स्वीकार है। हाँ हाँ, देखो मेरे को चरण स्पर्श मत बोला करो दोस्तों, बस आपको जो भी बोलना है, राम राम, हर हर महादेव, ठीक है, राधे राधे, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, या जय भीम बोलना है, या शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, जो इच्छा हो आप बोलें। हाँ, सैयारा मूवी, अपन इन चीजों से कोसों दूर है भाई, अपन तो इन्हीं में उलझे पड़े हैं भाई। इनकम टैक्स एक्ट, फलाना एक्ट, ढिमका एक्ट, अपनी जिंदगी में कहाँ मूवी है। हाँ हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलते हैं आगे और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब गंभीरता से देखिए, आज हम बहुत सारी धाराओं को कवर करेंगे। जैसे कल हमने धारा 2 तक समझ लिया था और धारा 3 हम लोग कल चालू करने वाले थे, बट हमारे पास समय का अभाव था। आज हम ज्यादा से ज्यादा क्या काम करेंगे, इनको समझेंगे। आप गंभीरता से देखिए, यदि आप कहीं पर नोट करते हैं तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उन चीजों को नोट करने का आप लोग प्रयास करें। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 3 जो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आप प्लीज रट लें, क्योंकि आपसे क्या पूछ सकता है, आपको क्या कर लेना है, इसको रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है। आपको इसको क्या कर लेना है बेटा? रट लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर पूर्व वर्ष की बात हो रही है। देखो देखो, मेन चीज यहां पर क्या है, आपने 2 तरह के वर्षों के बारे में अभी तक सुन लिया है। पहला क्या है? पहला तो था निर्धारण वर्ष। निर्धारण वर्ष क्या था? निर्धारण वर्ष था कि 12 माह की अवधि थी। कल हमने देखा था कि 12 माह की जो अवधि है, 12 माह का जो टाइम पीरियड है, अवधि, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? आपको इसका अंतर पता है? मेरे को बताना, आज टेलीग्राम में बताना मेरे को इसके इसके बीच का अंतर। तो 12 माह की जो अवधि थी, एक वर्ष का मतलब 12 माह की अवधि होता है, और निर्धारण वर्ष का मतलब ये है कि जिस, है ना, हाँ, जिस साल कर का निर्धारण किया जा रहा है, जिस साल कर का निर्धारण किया जा रहा है, जिस साल कर का निर्धारण किया जा रहा है ना, कर का निर्धारण किया जा रहा है, लगाया जा रहा है कर, तो यहां पर एक शब्द आएगा पूर्व वर्ष। तो पूर्व को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? पूर्व को अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है आपका प्रीवियस, और वर्ष मतलब ईयर। तो सीधे ही आपसे पूछेगा कि पूर्व वर्ष की परिभाषा किसमें दी गई है?
प्रीवियस ईयर की परिभाषा किसमें दी गई है, तो आपको बोलना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 3 में पूर्व वर्ष की परिभाषा दी गई है और वहां पर स्पष्ट रूप से एक बात बोली गई है कि निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वाला जो वित्तीय वर्ष है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका पूर्व वर्ष कहलाता है। जैसे मैं थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करूं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस संदर्भ में बात करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पर सपोज करो कि अभी क्या चल रहा है, 2025-26 चल रहा है, ठीक है, 2025-26 चल रहा है। तो 2025-26 मान लिया क्या है, 2025-26 आपका निर्धारण वर्ष है, निर्धारण वर्ष है। तो ये निर्धारण वर्ष है, आपको पता है यह एक वित्तीय वर्ष भी है, एक फाइनेंशियल ईयर भी है ना। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर वो है जो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक रहता है। तो यहां पर ये एक बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि एक वर्ष आपका 2024 और 25 भी तो रहा होगा। तो आप ये देखो, आपसे कोई पूछेगा कि भाई 2025-26 के संदर्भ में 2024-25 क्या हो, तो वो कहेगा कि भाई इससे पिछला साल है ना, ये इससे पिछला साल है। और पिछला जो है इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है पूर्व। जो ये आपका पूर्व शब्द होता है ना, पूर्व शब्द होता है, इसके कई मायने निकल सकते हैं। ये एक अनेकार्थी शब्द है। इसका मतलब एक दिशा भी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले वाला भी है ना, पहले वाला भी है, या आप कह सकते हो पहले वाला कह सकते हो या पिछला कह सकते हो, दोनों एक ही संदर्भ में प्रयोग हो रहे हैं। तो पिछला है, आप कहोगे कि भाई पिछला वर्ष है ना, पिछला वर्ष है। और पिछले वर्ष के लिए ही क्या बात बोली जा रही है, पिछले वर्ष के लिए ही पूर्व वर्ष बोला जा रहा है। तो आपका पूर्व वर्ष क्या है, पूर्व वर्ष आपका वह वर्ष है जो निर्धारण वर्ष से पहले वाला वित्तीय वर्ष है, उसको क्या बोला जा रहा है, उसको आपका पूर्व वर्ष बोला जा रहा है। ये हमारे सेक्शन 3 में बताया गया है। अब यहां पर आपको इंपॉर्टेंट बातें, अब जो शुरू हो रही है ना, यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं और इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, समय और अवधि भाषा, बहुत बढ़िया। देखो जहां पर छोटी की मात्रा आती है ये टाइम पीरियड के बारे में है, और जहां पर बड़ी की मात्रा आती है अवधि, ये एक भाषा या बोली भी आप कह सकते हो, मूलतः तो बोली है पर भाषा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये अवधि भाषा के बारे में है। अगला हमारा सेक्शन है सेक्शन 5, जो कुल आय के बारे में बात करता है, टोटल इनकम के बारे में बात करता है। तो आपसे पूछेगा कि टोटल इनकम की परिभाषा कहां पर दी गई है, तो टोटल इनकम की परिभाषा सेक्शन 5 में दी गई है, जहां पर क्या बात बोली गई है कि किसी व्यक्ति की, है ना, किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की किसी भी स्रोत से प्राप्त आय समझी जाएगी। मतलब कि टोटल इनकम क्या है कि कोई भी आदमी है और उसकी पूर्व वर्ष कौन सा है, जो निर्धारण वर्ष से पहले का है, यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है वो नेक्स्ट ईयर में लगाया, मतलब टैक्स लगाने वाला साल कौन सा है, वो निर्धारण वर्ष है। और किसी साल का टैक्स उस साल के लिए तो नहीं लग सकता, पिछले साल के लिए ही लगेगा, पिछले साल में जो कमाई हुई है। यानी कि आप 2025-26 में किसी व्यक्ति से टैक्स लोगे कौन से साल का, तो निर्धारण वर्ष से पहले वाले साल का, क्योंकि उस पूरे साल में किसी व्यक्ति की किसी भी आय के स्रोत से जो कमाई हुई है उसी के आधार पर टैक्स लगेगा। यह थोड़ी होगा कि जिस साल कमाया है उसी साल में नेक्स्ट ईयर आपका निर्धारण किया जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ध्यान से समझना है। तो कुल आय क्या है, किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की किसी भी स्रोत से, स्रोत मतलब क्या है, किसी भी सोर्स से। अब किसी भी व्यक्ति की क्या हो रही है, किसी भी सोर्स से आय मतलब इनकम हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, उसको टोटल आय में जोड़ा जाता है। अब टोटल आय के बारे में भी आएगा कि टोटल आय में क्या क्या हो सकता है। अब एक आदमी है, उसकी नौकरी से भी पैसा उसको मिल रहा है, हो सकता है उसने किराए पे दुकान मकान चढ़ा रखे हो, वहां से पैसा आता हो सकता है वो ब्याज का भी काम करता हो, उधार लेने देने का काम करता हो, उधार देने का काम करता है तो वहां से भी उस व्यक्ति को पैसा मिल सकता है ना। और भी कहीं पर उसने म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है, किसी में उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो वहां से उसको कैपिटल गेन्स हो सकते हैं, रुपए पैसे का उसको फायदा हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियां, तो कुल आय अगर आपसे पूछे तो किसी व्यक्ति की पूर्व वर्ष की जो आय है और वो किसी भी स्रोत से प्राप्त होनी चाहिए, उसको कुल आय के अंतर्गत आपका रखा जाता है। हाँ
ठीक है, उसको कुल आय के अंतर्गत आपका रखा जाता है। ये बात आपको अच्छे से जाननी और समझनी चाहिए। अब हमारा यहां पर अब हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका दी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और धारा रट लेना मेरे भाई, है ना, धारा रट लेना है। क्या कर लेना है, धारा रट लेनी है। ये क्या बोल रहा है, ये आपकी कृषि आय के बारे में बात कर रहा है, ये आपकी एग्रीकल्चरल, है ना, एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात कर रहा है। अब एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में हम लोग क्या पढ़ के आए थे कि कृषि वाली भूमि से कोई लगान मिल रहा है, कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या कृषि वाली भूमि से आपने कोई फसल उगाई और उस फसल को बेचने के लिए बाजार तक ले जाने की जो प्रक्रिया है, उससे जो आपको आय प्राप्त हो रही है, या फसल या उत्पाद बेचने से जो आपको आय प्राप्त हो रही है, ये सब की सब आय कृषि आय में आपकी चली जाती है। तो आपको एक चीज यहां पर स्पष्ट रूप से बोल दी गई है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है या एग्रीकल्चरल इनकम है, वो किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं होती है। क्या है वो, टोटल इनकम में शामिल नहीं है। ठीक है, और टोटल इनकम, ये टोटल जो इनकम होती है ना आपकी, ये जो टोटल इनकम है, इसी टोटल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। क्या होता है, इसी टोटल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है। और जब किसी व्यक्ति की टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा, तो इससे एक बात ये स्पष्ट आपको हो जाएगी कि कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। क्या है, कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसलिए खेती से होने वाली आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। अब कोई मेरे को बोलेगा कि सर टैक्स देंगे ही कहां से, किसानों को तो कोई आमदनी होती नहीं है। मैं मानता हूं कि किसानों की हालत बहुत खराब है ना, कहीं कहीं पर बहुत दयनीय है, पर बहुत सारी जगह मेरे पास जितने भी किसान हैं हमारे क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हो सकता है आप कह सकते हो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हैं, हो सकता है बहुत जगह हालातें बहुत खराब हो, पर आप हरियाणा के किसानों को देखो, आप वेस्टर्न यूपी के किसानों को देखो, आप पंजाब के किसानों को देखो, बहुत अच्छी स्थिति में है ना, बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बढ़िया कमाते हैं। अब हम, मेरे साथ वाले कुछ लड़के हैं, जान पहचान वाले लड़के हैं, 20-30 बीघे भूमि है, 30 बीघे भूमि है, वो बोलते हैं 10 लाख की तो बचत हो जाती है गन्ने की, है ना। अब वो किस उक्ति से उगाते हैं, क्या करते हैं, वो कहते हैं 10 लाख रुपए का तो गन्ना बच जाता है काट कूट के सब। ठीक है, और फसलें, गेहूं अलग बचते हैं, चावल अलग बचते हैं, तो एक अच्छी खासी इनकम होती है। अब जहां पर बारिश नहीं हो रही है, सिंचाई के साधन नहीं है, सरकार उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, ऊपर से लोन ले लिया है उन्होंने, वो मारे पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में तो दयनीय दशा भी है। पर आप ये देखो कि एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई आय नहीं है। सपोज करो आप अपनी जमीन से 1 करोड़ रुपए कमाने की स्थिति में चले जाओ, 1 करोड़ रुपए निकाल रहे हो, 50 लाख रुपए सालाना निकाल रहे हो, आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ हाँ, है ना, आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, जीरो टैक्स। तो आपको सीधे बोलना है सेक्शन 10 में कि कृषि आय किसी व्यक्ति की कुल आय में, टोटल इनकम में शामिल नहीं है। और इसका अर्थ ये मोटा मोटा निकलता है कि कृषि आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, कोई इनकम टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद क्या आ जाता है, एक आ जाता है आपका सेक्शन 11, यहां पर पूर्त लिखा है। इसका पूर्त का मतलब क्या होता है, एक होता है, एक आपने देखा होगा कि पुराने समय में, है ना, पुराने समय में क्या होता था, अगर पुराना समय है, पुराना समय मतलब आज से लगभग 500-700 साल पुराने मान लो, तो राजाओं के राज होते थे। क्या होते थे, राजाओं का शासन था, राजाओं का शासन होता था। तो राजा क्या करता था, अपने राज्य में कहीं कुआं बनवा दिया, ठीक है, कहीं कुआं बनवा दिया, कहीं तालाब बनवा दिया, कहीं बावड़ी बनवा दी, है ना, बावड़ी बनवा दी, है ना, तमाम तरह के साधन, है ना, कहीं पर वृक्ष लगवा दिए। तो इनसे क्या होगा, लोगों की सुविधा होती थी। क्या होती थी, लोगों की सुविधा होती थी, लोगों की सुविधा होती थी। और तो ऐसे कामों को क्या कहा जाता था, ऐसे कामों को जो, अब आप अगर ऐसा कोई काम करेगा राजा, तो क्या कहा जाएगा, ऐसे कामों को क्या कहा जाएगा कि भाई ये काम तो बहुत अच्छे हैं। ये कैसे काम है भाई, ये भलाई के काम है। ये तो साधारण भाषा है, बट अगर आप इसको एक विशिष्ट भाषा में लिखें तो इसको क्या कहा जाता है, इष्टापूर्त कहा जाता है। इष्टपूर्त, है ना, इष्टपूर्त, इष्टापूर्त, इसको अगर आप उसमें करोगे तो इष्टापूर्त हो जाएगा। तो चैरिटी के काम, ये कुल मिला के कैसे हैं, चैरिटी के काम है।
तो चैरिटी के काम से रिलेटेड जहां पर भी इष्ट और पूर्त शब्द आ जाएगा, जिससे मतलब दुनिया की भलाई होती हो, लोगों को फायदा पहुंचता हो। जैसे कोई प्याऊ लगा देता है कहीं पर, है ना, कहीं पे किसी ने शेड बनवा दिया जहां पर लोग बैठ रहे हैं, रैन बसेरा बनवा दिया, या तमाम तरह की भोजन की व्यवस्था कर दी, तो ये सब इष्टापूर्त के साधन होते हैं। तो यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि पूर्त यानी कि चैरिटी या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति से आय, ठीक है, रखी गई संपत्ति से आय जो है वो कुल आय में शामिल आपकी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि आपने अगर कोई पैसा क्या काम किया है, चैरिटी के लिए दे दिया गया है, या आपने धार्मिक प्रयोजनों के लिए पैसा दिया है, मान लिया कहीं पर भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भंडारा हो रहा है, या कहीं आश्रम में दे दिया, या आपने किसी मदरसे में पैसा दे दिया, आपने वक्फ बोर्ड में पैसा दे दिया, आपने गुरुद्वारे में दे दिया, आपने ले जा करके चर्च में पैसा दे दिया, खाने पाने जहां पर भी चैरिटी का कोई भी काम हो रहा है या धर्म से संबंधित कोई भी काम हो रहा है, तो वहां पर स्थिति क्या बन गई है, ऐसी जो संपत्ति से प्राप्त आय होगी, है ना, ऐसी संपत्ति से प्राप्त जो आय होगी वो कुल आय में शामिल आपकी नहीं रहने वाली है। पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति से जो आय होती है उसको क्या हो कहते हैं, वो आपकी किसमें नहीं होती, वो आपकी कुल आय में शामिल नहीं होगी, वो टैक्स फ्री होती है। अब एक बात मैं आपको समझाता हूं, इसने क्या बोला, पूर्त यानी कि चैरिटी, धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति। तो संपत्ति में क्या हो सकता है भाई, मंदिर हो सकते हैं, ठीक है, आपके मठ हो सकते हैं, ठीक है, आपके और क्या हो सकते हैं, आपके ये मदरसे हो सकते हैं, आपके चर्च हो सकते हैं, या आपकी कोई ऐसी संस्था हो सकती है, या आपके अनाथालय हो सकते हैं, है ना, अनाथालय हो सकते हैं, चैरिटी के हैं, या आपके क्या हो सकते हैं, अनाथालय हो सकते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब के सब इसी तरह के हैं चैरिटी के। तो इनमें जो डोनेशंस आती हैं, है ना, इनसे जो कमाई होती है, किसी को इससे कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है, डोनेशन से पैसा आ रहा है, तो वो उस आदमी की टोटल इनकम में शामिल नहीं होता। और आपको सुनकर के बहुत दुख होगा कि बड़े बड़े लाला, बड़े बड़े सेठ, लाला का मतलब यहां पर किसी बिरादरी से नहीं है, बिजनेसमैन से है, बड़े बड़े लाला, बड़े बड़े सेठ ऐसे गंदे और घिनौने काम करते हैं इनके माध्यम से, क्योंकि कोई टैक्स नहीं होता, टैक्स फ्री नहीं होते हैं, कोई आय व्यय का लेखा जोखा नहीं रखा जाता, तो बड़े बड़े नेता मंत्री वगैरह अपना जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट करते हैं इनके माध्यम से, इन संस्थाओं के माध्यम से, ठीक है। और मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं, आपको बहुत अच्छा भी लग सकता है, बहुत बुरा भी लग सकता है, कि धर्म के नाम पर, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, भारत में सबसे ज्यादा अगर बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है तो धर्म। आपको लग रहा होगा कि मैंने तिलक लगा रखा है और मैं धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं बोलूंगा। देखो, मैं सत्य सिद्धांत पर कार्य करता हूं, ठीक है, सत्य विशुद्ध सिद्धांत, जो सत्य के मार्ग पर चलती हैं चीजें सबसे ज्यादा। और आज देख लो आप सब क्या हो रहा है, आज की स्थिति देख लो। अगर कोई कहने वाला हो गवर्नमेंट से कि मुसलमानों को तो अलग से मतलब लोग कर रहे हैं कि मुसलमानों का सिस्टम अलग है, हिंदुओं का सिस्टम अलग है, हो सकता है आप में से किसी को अजीब लग जाए, बट सत्यता यह है कि सरकार का काम धर्म में टांग अड़ाना नहीं है। धर्म का काम जो है उसके लिए धार्मिक आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, आपके शाक्ताचार्य हैं, गणपत्याचार्य हैं, मुस्लिमों के मुस्लिम वाले हैं। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर तनिक भी देश की एकता, अखंडता और कानून को विभेद करने का काम करता है, उसका इलाज करे सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कोई हो उसमें, फिर कोई हो उसमें, सरकार पुलिस सिस्टम उसका बढ़िया इलाज करे। पर सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने का काम यदि किया जाता है तो वह धर्म के नाम पर किया जाता है। भोले भाले लोगों को ठगा जाता है, किस नाम पर, श्रद्धा और विश्वास के नाम पर, कि तुमको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। यदि वह तर्क करता है तो उसको संतुष्ट नहीं किया जाता या उसको प्रक्रिया का बताया जाए। तो बहुत जल्दी से कहीं पर भी ऐसे मतलब दिमाग को नहीं लगाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं कि अपने वैचारिक उत्थान पर ध्यान देना चाहिए। थोड़े से आप तर्क संगत तो बने, थोड़े से तर्क संगत बने, कहीं पर कोई चीज हो रही है कम से कम उसका विश्लेषण करें। नकली सोने में बहुत चमक होती है महाराज, ध्यान रखना, नकली जो सोना होता है बहुत चमक होती है, असली सोने में उतनी चमक नहीं होती। असली जो होगा वो ऐसे ही घूमता मिलेगा, नकली सोने में बड़ी चमक दमक रहेगी। तो लोगों से बचकर रहें और अपने घर में ही रह करके अपने ज्ञान पर, ज्ञान की वृद्धि करें, अपने चरित्र की वृद्धि करें, अपने मूल्यों की वृद्धि करें, अपने धन की वृद्धि करें, अपने स्टेटस की वृद्धि करें, अपने अध्यात्म की वृद्धि करें। शास्त्र हैं दुनिया भर के, उनको पढ़ो, किसी भी एक शास्त्र को पकड़ो, उसको पढ़ो, देखो वहां से निकलेगा। और यदि विशुद्ध कोई संत मिले,
5-7 साल उनका समागम करो, आओ जाओ, उनके आचरण देखो कि ये रहने लायक हैं, बात करने लायक है नहीं, ये भजन साधन करते हैं, तब जाकर के उनकी शरणागति हो। नहीं तो स्पष्ट रूप से अपने घर रहो, विशुद्ध रूप से धन कमाओ और पालन करो। जिसका भला करना है किसी का भला कर दो, किसी को पैसे की जरूरत है पैसा पकड़ा दो, कपड़े की जरूरत है कपड़ा दे दो, और भूख लगे तो भोजन करवा दो, पानी पिया दो, किसी की जरूरत है पूरी कर दो। इससे बढ़कर धर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, तो अगर ऐसी संपत्ति, तो मैं बोल रहा था इनके माध्यम से बहुत फर्जीवाड़ा होता है और धन को इधर उधर किया जाता है, यही इसी एक्ट का फायदा उठाते हुए। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। तो हो सकता है आप में से किसी को अन्यथा बात लगी हो, बट बात बिल्कुल सत्य है। अब नहीं मानोगे, कुछ साल बाद मानोगे। तो यहां पर पूर्त यानी धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई संपत्ति से जो प्राप्त आय है वह कुल आय में शामिल नहीं है। आगे, अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखो, ये राजनीतिक दल वाले कितने तेज हैं कि हमको जो पैसा मिलेगा उसका रास्ता हम पहले ही निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, हमको जो पैसा मिलेगा उसको हम पहले ही निकाल लेते हैं। क्या, राजनैतिक जितने भी दल हैं इनकी आय कुल आय से बाहर होगी। लो, लिख दी बात, बात खत्म। पैसा कौन कमाएगा, पैसा कमाएंगे राजनीतिक दल, राजनेता पैसा कमाएंगे। और नारा क्या होगा, गरीबी हटाओ। शर्म आनी चाहिए, भारत के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि आज आजादी के 75 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं और आज भी तमाम जनसंख्या ऐसी है जिनके पास 2 समय का भोजन नहीं है, आवास नहीं है, और हम अपने आप को बहुत बड़ा बोलते हैं और एक बात है अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने का सपना देखते हैं। हाँ, देश में तरक्की हो रही है बहुत सारे फील्ड्स में, पर सारे नेता जो हैं किसी की भी हिम्मत नहीं है कि लोगों को बोलो कि भाई कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहे हैं, कितने लोग जो प्रतिष्ठित जीवन है, एक गरिमापूर्ण जीवन है, वो जीने के लिए नहीं है। ठीक है, बस मार काट करवानी है देश में और हालत को खराब करना है। तो अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो नेताओं से दूर रहें, चाहे किसी भी पार्टी का हो, है ना। कोई आपका भला करने नहीं आएगा, आपका भला आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो राजनीतिक दलों की आय, ये देखो, ये बात सिद्ध करती है, आप गंभीरता से देखो। क्यों नहीं होगी भाई राजनीतिक दलों की आय, यानी कि अगर राजनीतिक दलों की आय कुल आय से बाहर होगी तो उसका लेखा जोखा ही नहीं रखा जाएगा। वो पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कौन सी योजना का पैसा है, कहां का लोगों से इनकम टैक्स लिया जा रहा है। बेचारा 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा रहा है, लाख लाख रुपए आप इनकम टैक्स उससे ले दे रहे हो, उसको पता है वो कैसे पैसा कमा रहा है, कितनी मुश्किल से पैसा कमा रहा है। तो यहां की स्थिति देखो कि क्या है, कौन सा पैसा जो राजनीतिक दलों की आय होगी कुल आय से बाहर होगी, किसी ने स्वेच्छा से दान दिया हो। अब राजनीतिक दलों को स्वेच्छा से कौन दान देते हैं, दान देते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। क्योंकि आपने देखा होगा अभी इलेक्टोरल जो बॉन्ड था, जब अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के बारे में बात सामने निकल करके आई थी, है ना। अलग अलग पार्टियों को हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग कंपनियों के द्वारा। वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम दोनों सगे भाई हैं। देश को चलाने वाली जो ताकतें हैं वो कैपिटलिस्ट जो सोच है वही चला रही है। एक पैसे का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो चंद लोगों के पास है और बाकी लोग उसमें घिसट रहे हैं, बाकी लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, यहां पर समाजवादी जो सोच है, समाजवादी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो समाजवादी सोच है, समाजवादी सोच से कहती है कि रिसोर्सेज जो हैं वो सब में एक समान रूप से बंटने चाहिए, सब लोग एक लिविंग स्टैंडर्ड को जिए, ये सोच समाजवादी की है। पर समाजवादी सोच कहां पर है समाज में, आप देखो कहीं भी नहीं है, दिखती नहीं है। तो वहां पर क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं, ये स्वेच्छा से जो धन दिया जा रहा है ये नेताजी को पहुंचाया जा रहा है। नेताजी आपकी ये फैक्ट्री है, आपकी ये चुनाव आ रहा है, इसमें मैं इतना चंदा लगा रहा हूं, आप ये चुनाव जीतो। चुनाव जब वो जीत जाएगा तुरंत उसको फोन मिलाएगा, आप चुनाव जीत गए, अब मेरे को इस क्षेत्र का टेंडर चाहिए। साहब ये तो इलीगल है, पैसा इसीलिए नहीं दिया है महाराज, ये 60,000 करोड़ जो दिया है, जो 6,000 करोड़ पहुंचाया ना आपके पास, ये ऐसे नहीं पहुंचाया है। अगर हम बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। तो ये स्वेच्छा से दिया गया जो धन है, यानी कि जो बिजनेसमैन वगैरह देते हैं। एक है गृह संपत्ति से प्राप्त आय, ठीक है, गृह संपत्ति से प्राप्त आय, यानी कि उनको अपने घर इत्यादि से जो प्राप्त आय हो रही है ना, उससे मतलब जो आय है वो उसमें काउंट नहीं होगी। और अदर अगर कोई सोर्सेस हैं, अदर लिख के छोड़ दिया है, अदर में क्या पता कौन सा है, कौन कौन से सोर्सेस हैं। तो कुल मिला के एक बात यहां पर है कि राजनीतिक दलों की जो आय है वो कुल आय में शामिल नहीं होती, यानी कि टैक्सेबल नहीं होती है। और विशेषकर कौन सी, किसी ने स्वेच्छा से दान दिया है, गृह संपत्ति से प्राप्त हुआ है और अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे अभी यहीं पर सेक्शन 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट,
को स्वेच्छा से दिया गया धन। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट मतलब क्या है? यही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के टाइम पे दिया जाने वाला जो धन है, जिन ट्रस्टों में दिया जाता है, उसके संदर्भ में बात हो रही है। चुनावी ट्रस्ट की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर चुनावी ट्रस्ट की बात हो रही है कि चुनावी ट्रस्ट को स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से जो धन दिया जा रहा है वो भी कुल आय में शामिल नहीं होगा, यानी वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, और टैक्सेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा टैक्सेबल वो? क्योंकि अगर वो टैक्सेबल होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को पूछेगा कि तुम्हारे पास ये पैसा आया, किसने दिया और किसने इतना पैसा दिया, कि उसका भी हिसाब है। तो दोनों का हिसाब देखा जाएगा। जो पैसे देने वाला है वो भी तो मरेगा। आप देखो, आईपीएल जैसा बड़ा गेम भारत में होता है, 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की इनकम करती है बीसीसीआई, और टैक्स के नाम पर 0 रुपया इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाता है। वो पैसा जाता कहां है? कहां जाता है वो पैसा? और आप लोगों को पूरे साल उलझा के रखा जाता है, पूरे साल उलझा के रखा जाता है। कभी इस प्रोग्राम के बाद ये प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के बाद अब आईपीएल आ गया, अब उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। और जिससे क्या है, आप गोदान को यदि पढ़ेंगे, गोदान में आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो ऊपर जो कठपुतलियों को नचाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप लोग फ्री ही ना हो पाए। आप लोग अगर फ्री हो जाएंगे तो आप पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, आप देश की सुधरती हुई स्थिति के बारे में बात करेंगे। और मैं किसी पार्टी के विरुद्ध में या साथ में सहयोग में नहीं बोल रहा हूं, सारी पार्टीज ऐसी हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है वही काम करती है। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, जितनी भी पार्टीज हैं वो अगर सत्ता में नहीं भी रहती है तो भी कमाते हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। बस फर्क ये है कि जो सत्ता में है वो ज्यादा कमाते हैं, जो सत्ता में नहीं है वो कम कमाते हैं। इसलिए सत्ता में जाने की होड़ लगी रहती है कि पैसा है। ठीक है, और इतने अहंकारी नेता होते हैं भारत में, जरा सी पोलाइटनेस नहीं है। आप जाकर के उनके कमेंट सेक्शन को देखो, भैया जी और ये जी और मंत्री जी और नेताजी, तो अपने उत्थान पर ध्यान दो, नहीं तो कुछ साल बाद कहीं नहीं दिखोगे, उसी भीड़ में शामिल होंगे और वही रोजमर्रा की बीमारियां, वही रोजमर्रा की टेंशन है। तो ये जवानी की स्थिति है, इसमें अपने आप को सुधारो और एक बहुत अच्छे नागरिक बनो। सेक्शन 14 क्या बोलता है? आय की गणना या आयकर लगाने के लिए आय के स्रोत माने जाते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, मतलब कि आय की गणना किस इनकम पर होगी आपकी, जो इनकम टैक्स का यहां पर क्या होगा, गिनती की जाएगी, या इनकम टैक्स के हिसाब, इनकम टैक्स जिस चीज पर लगेगा वो किस किस चीज पर आपका लगता है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो आयकर की गणना, आय की गणना किन स्रोत पर आपकी होती है? तो सैलरी पर, किसी को तनख्वाह मिलती है, सैलरी इक्वल टू स्लेवरी। ठीक है, हाँ, एक चीज को ध्यान रखना। हाँ, ये मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूं। ये हाँ 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 हाँ, सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। सैलरी इक्वल टू स्लेवरी, स्लेवरी क्या होता है? दासता। जब आप किसी की दासता करते हैं तब आपको सैलरी मिलती है। तो मुझे लगता है यहीं से इसका ओरिजिन होगा, हो सकता है ना हो, पर ये समझाने के बहुत है। लोगों लगता है हमको सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छा है। यदि आप धन कमाना चाहते हैं और उसके लिए सैलरी पर आश्रित हो रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। ठीक है, नौकर कभी भी मालिक नहीं बन सकता, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत जरूरी है। तो सैलरी, तो पहले तो नौकर बनाया जाएगा, फिर सैलरी दी जाएगी और उस पर भी फिर टैक्स लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। राजीव दीक्षित इस बात को बोलते थे कि देश में इनकम टैक्स को हटा दो, सारा ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा, सब पैसा मार्केट में आ जाएगा, पूरा मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी। बट ये अपने आप को पैसा बचाने का धंधा है। और देखो, सारे एक्ट्स बदले जा सकते हैं, सब में संशोधन हो जा सकता है। किसी की हिम्मत है जो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ संशोधन कर दे, क्योंकि आय का साधन ही वही है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, आपने अपना मकान, दुकान, जमीन, जायदाद वगैरह है, उससे आपको कोई इनकम हो रही है, किराए पे चढ़ा रखा है, कुछ भी वहां से जो इनकम हो रही है उस पर भी आपका क्या होता है? टैक्स लगता है। बिजनेस या कारोबार में फायदा, ठीक है, फायदा हो जाए आपको बिजनेस या कारोबार में तो आप टैक्स दे दो। बट आप कहीं से लोन उठा करके लगाओ और वो डूब जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है, और लोन तुम टाइम से चुका देना, नहीं तो तुमको हम घर से बाहर खड़ा कर देंगे। ये बुरी स्थिति है हमारे देश की, ये बुरी स्थिति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिजनेस या कारोबार में फायदा हो रहा है,
और तरह के कोई कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, कैपिटल मतलब रुपया पैसा, गेन्स मतलब फायदे, रुपए पैसे संबंधी कोई फायदे आपको हो रहे हैं तो आप हमको दे जाओ। आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, वो रातों रात डबल हो गया है, कुछ साल में डबल हो गया है, तो उसमें हमको क्या चाहिए, हमको उसमें टैक्स चाहिए। हाँ, तुम्हारा पैसा डूब जाए तो हमें मतलब नहीं है, तुम मरो चाहे आत्महत्या करो, ट्रेन के नीचे कटो, जहर खाओ, फांसी लटको, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ अगर तुमको फायदा हो रहा है तो हम क्या काम करेंगे, हम सीधे स्पष्ट रूप से तुमसे वहां से इनकम टैक्स में काउंट करेंगे। और अन्य अगर आपके और भी कोई अन्य स्रोत वगैरह हैं तो हम उसको भी क्या काम करेंगे, वहां से भी हम पैसों पर टैक्स लगाएंगे। वहां से कहीं से आ रहा है, ट्यूशन पढ़ा के, कोई धंधा है, कुछ भी तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किन किन चीजों पर इनकम टैक्स की गणना की जाती है। तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस या कारोबार में फायदे से जो इनकम हो रही है उस पर, कैपिटल गेन्स पर, और अन्य स्रोतों से। और भी कुछ अन्य स्रोतों में जो हमारा मन करेगा हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, भाई तुझे इससे फायदा हो रहा है तो हमको पैसे दे करके चला जा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सट्टा लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते, दुनिया भर के। कोई मैं वीडियो देखी थी उसमें 90 लाख का सट्टा लगाया हुआ, 90 लाख का सट्टा लगा, ये टीम बनाओ, ये ड्रीम बनाओ। ये मतलब आप देखो युवाओं की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि उनको यही विवेक नहीं है कि हमारे लिए क्या बढ़िया है क्या बुरा है। ठीक है, आप गेम को गेम की तरह से देख लो, ठीक है आईपीएल आ रहा है, गेम को गेम की तरह, पर उसमें टीम बनाओ, ये करो फलाना, अरे भाई टीम क्यों बनवा रहे हो भाई, क्या है उसमें, करोड़पति बनो। 1 करोड़ रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है, बिना मेहनत के। टाइम जो होता है वही पैसे में बदलता है, मेहनत जो है वही पैसे में बदलती है। जिस भी चीज में टाइम लगाओगे वही उसमें बदल जाएगी। पढ़ने में लगाओगे तो विद्या, पैसा कमाने लगाओगे तो पैसा। जिस भी चीज में टाइम लगता है, टाइम ही एक्चुअल मनी है, टाइम ही वास्तविकता में चीजें हैं। आपको लगता है आपको दरोगा बनना है, पर उतना समय जितना दरोगा बनने के लिए दिया जाना चाहिए उतना दिन दिया जा रहा। बाद में सिर पकड़ते हो गवर्नमेंट में ऐसा हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, ये हो गया, हमें रिठाई चली गई, पेपर ऐसा था, पेपर में ऐसा था, वहां पे ऐसा, ये बहाने बाद में बनते हैं। तो गंभीरता से ना, बी रिस्पॉन्सिबल अगर आपको चीजें करनी है लाइफ में। तो अन्य स्रोत, उसके बाद सेक्शन 15 पूछा जा सकता है कि भाई आपकी वेतन की परिभाषा किसमें दी गई है। तो वेतन की परिभाषा आपकी सेक्शन 15 में दी गई है, इसमें इससे ज्यादा कुछ बनाने की बात नहीं है। हाँ हाँ, शायरी नहीं सुनाते हो, शायरी सुनाएंगे, आज सुनाएंगे। उसके बाद सेक्शन 22 हाउस प्रॉपर्टी, गृह संपत्ति से प्राप्त आय के स्रोत के बारे में बताया गया है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की हमको उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर जो है ना, देखो जो इसने बोला सैलरी, तो उसको बता रहा है वहां पे कि सैलरी क्या चीज है। उसके बाद आगे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो हो रही है उसको सेक्शन 22 में बता रहा है, इस तरह से। उसके बाद सेक्शन 64 को थोड़ा सा ध्यान में रखो। सेक्शन 64 जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना हमारे लिए जरूरी है। क्या बात है कि किसी व्यक्ति की जो आय है, कोई भी आदमी है ना, व्यक्ति का मतलब यहां पर आदमी औरत दोनों से है, पुरुष और स्त्री दोनों से है। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। तो किसी व्यक्ति की आय है ना, किसी व्यक्ति की आय, अगर आप देखो कि क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति की आय में, अगर सपोज करो कोई आदमी ए है, इसकी टोटल इनकम की बात करी जाए, तो टोटल इनकम में खाली इसकी इनकम शामिल नहीं है। अगर ये ए है तो इसकी भी इनकम शामिल है, इसकी, अगर ये महिला है तो इसका पति होगा, और पति है तो इसकी पत्नी, ये है, इसकी भी इनकम शामिल करी जाएगी। और अगर कोई अडल्ट बच्चा नहीं है, संतान, बायोलॉजिकल सन हो सकता है या डॉटर हो सकता है ना, एडॉप्टेड सन एंड डॉटर हो सकता है, स्टेप सन और स्टेप डॉटर हो सकता है, तो इस बच्चे की भी आय शामिल की जाएगी भाई इसमें। आप देखो, ये अगर इस पर टैक्स लगेगा तो खाली इसके पैसों पर नहीं लगेगा, इसकी पत्नी जो पैसा कमा रही है उस पर भी टैक्स लगेगा, और इसका बच्चा भी अगर कोई पैसे कमा रहा है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ये बात बोल रहा है, ये कुल आय की बात हो रही है। तो किसी व्यक्ति की आय में उसकी पति या पत्नी की आय, और अवयस्क संतान, संतान में बायोलॉजिकल भी हो सकता है, एडॉप्टेड भी हो सकता है, और आपका स्टेप सन और स्टेप डॉटर भी हो सकता है, उसकी आय भी शामिल की गई है। देखो, अब ये देखो, आप खुद सोचो उस व्यक्ति को किस तरह से चूसने का पूरा षड्यंत्र है ये। हाँ हाँ। हम्म। सर आप कितना टैक्स पे करते हैं, हम इतना पैसा कमाते ही नहीं भाई हमको टैक्स पे करना पड़े। हाँ, हम इतना इतना पैसा नहीं कमाते हैं।
हाँ, मुझे सच बताऊं यूट्यूब पे 5 साल हो गए हैं और लोगों को लगता होगा कि यूट्यूब पे जो टीचर हैं वो लाखों करोड़ों कमाते हैं। कुछ लोग कमाते होंगे, बट सब सब ऐसा नहीं होते हैं। मैं सच बात बताऊं, आज तक की स्थिति में 5 साल जब से मुझे हो गए, ठीक है, मैं अपना निर्वाह कर पाता हूं। मैं अपना निर्वाह कर पाता हूं। आपको लगता हो गरीबी की स्थिति नहीं है, ठीक ठाक है, 2-3 समय का भोजन मिल जाता है, ठीक ठाक है, सब चीजें ठीक हैं, बिल्कुल आप ही के जैसा जीवन है, ठीक है, ये मान लीजिए। और इतनी इनकम नहीं होती कि हम टैक्स वगैरह पे कर पाए, ये बात भी आप जान लीजिए। चलिए ठीक है, अब हमारा सेक्शन आ जाता है। ये हमारा, इसको वहीं लिख लेते हैं 69D को यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये कुछ वो हो गया है, मिस अलाइनमेंट हो गया। सेक्शन 69D, ठीक है, घ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो क्या है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। अब कोई कहने लगे कि जी मैंने तो उधार ले रखा है और कह रखा है, कोई कहता है कि मान लिया दे रखा है तो उसके पास तो पैसा है। अब मान लिया किसी ने उधार ले रखा है, और उधार ले रखा है कि जी मेरे पास, मैंने तो उधार ले रखा था और मैंने जहां से कमाई करी वो उधार चुका दिया, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा बचा नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है कि उधार लिया हो चाहे दिया हो, ठीक है, मुझे मतलब नहीं है, उधार लिया हो चाहे दिया हो, उधार ली गई राशि या दी गई राशि उधार लेने वाले या वापस करने वाले की आय समझी जाती है। अब लेने वाले के बारे में तो समझ में आता है, जिसको पैसा पहुंच रहा है तो उसकी तो आय समझनी चाहिए, पर देने वाले की भी आय समझी जाती है। तो आपने अगर कहीं से कुछ पैसे उधार ले रखे हैं और आप चुका रहे हो अपनी प्रॉब्लम में भी, तो और आपके पास पैसा नहीं बचा, तो कुल मिलाकर के फिर भी वो आपकी आय समझी जाएगी। दैट्स ऑल। क्या बोल रहा है सेक्शन 69D? उधार ली गई या उधार दी गई राशि उधार लेने वाले या वापस करने वाले व्यक्ति की आय समझी जाएगी, इनकम समझी जाएगी, और वो भी फिर टैक्सेबल हो जाती है। अगर इनकम समझी जाएगी, क्योंकि नाम ही इनकम टैक्स है, तो इनकम पर टैक्स आपका जरूर लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, जाति इत्यादि के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है और मैं बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं करता हूँ इन चीजों में। हाँ, मेरा लक्ष्य है केवल जीवन में ज्ञान को अर्जन करना, ठीक है। मैं राजनीतिक मुद्दों से बहुत दूर रहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम बोलता हूँ। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको मतलब ये छुल मची रहती है कि वो राजनीतिक मुद्दों पर बयान दें, सब चीजें करें, बट एक शिक्षक का धर्म ये नहीं है। शिक्षक का धर्म क्या है? पॉजिटिविटी। जब पूरे देश में नेगेटिविटी फैल रही है, ऐसे में एक शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम उसके बाद जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उन्हें एक सही राह दिखाए, उन्हें कम से कम ये बताया कि भाई खाली गवर्नमेंट जॉब जॉब के चक्कर में मत रहो, गंभीरता से लगो अपने लक्ष्य में। बट कई बार समय नहीं होता है, बात नहीं बनती, और ऐसा होता भी है। तो अपने लिए ऑप्शंस को भी रेडी रखो, ठीक है, अपने को टेक्निकल हैंड रखो। एट द एंड लाइफ में चीज समझ में आएगी कुछ सालों बाद, अभी नहीं आएगी क्योंकि खून गर्म है अभी। अरे ऐसे कैसे कह दिया, थोड़े दिन बाद ये समझ में आएगी कि जितने भी काम धंधे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबका एकमात्र लक्ष्य है कि जेब में रुपया आए, बस। दैट्स ऑल। ये सबसे बड़ी बात है। और रुपया आए तो एक समय में ये भी चीज समझ में आएगी कि वो रुपया किसी भी तरीके से आए वो ठीक है। अगर गलत विचारधारा है तो फिर गलत पैसे को भी ठीक माना जाएगा, बट अगर सही विचारधारा है तो रुपये को आना ही रोजगार करना इत्यादि कहा जाता है। और वो रुपया आप अन्य अन्य तरीकों से अभी भी कमा सकते हैं, कुछ टेक्निकल। अब मैं यहाँ पर किसी ऐप का प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ कि मैं भी रुपया कमाता हूँ इस ऐप से, चलिए वो दिखाता हूँ। मैंने कभी भी किसी का भी प्रमोशन नहीं किया, यूट्यूब पे रहते हुए भी 1 रुपया नहीं कमाया प्रमोशन से, क्योंकि वो हमेशा गलत होते हैं। अब हमारा आ गया हमारा 80C। अब टैक्स में छूट की बात यहां पर की जा रही है कि टैक्स में, इनकम टैक्स में दर की बात करती है ना, किसकी? दर की नहीं, छूट की बात करती है। किसकी? छूट की बात करती है। आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स व्यक्ति का कटता रहता है, सारी स्थिति रहती है, इनकम टैक्स कटता रहता है, देखी जाती रहती है स्थितियां। तो बाद में क्या काम करता है आदमी? सोचता है यार बच जाए। आपने देखा होगा इनकम टैक्स में बचत मिल जाती है, छूट मिल जाती है, आपको रिफंड मिल जाता है, ITR भरते हैं तो रिफंड मिल जाता है। तो रिफंड किस बेस पे ले लेते हैं कि जैसे किसी ने LIC पॉलिसी करवा रखी हो, जैसे किसने PPF खोल रखा हो, जैसे किसने NPF खोल रखा हो, या कोई योजना खोल रखी हो। कुल मिला के गवर्नमेंट आपके पैसे को फिर भी वहां से क्या करना चाहती है? उसको रोटेट करना चाहती है, उसको इकोनॉमी में लगाना चाहती है, ठीक है। वो अच्छा भी करना चाहती है, बट उसमें से नेता ही गड़बड़ करते हैं। कॉन्सेप्ट सही है बट उसको फॉलो करने वाले गलत है, ठीक है। तो
अगर कोई कहने लगे कि जी मेरा तो 5 लाख का टैक्स बन रहा है, ठीक है, 5 लाख का टैक्स बन रहा है, और मेरा बीमा 2 लाख का है, मैंने होम लोन ले रखा है 2 लाख रुपए का, मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस मतलब स्कूल में जो फीस दी जाती है, इसको ट्यूशन फीस कहा जाता है। हाँ, हाँ, है ना, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। पीपीएफ एनपीएफ, है ना, पीपीएफ एनपीएफ और म्यूचुअल फंड्स, कि मैं म्यूचुअल फंड में इतना लगा रहा हूं, है ना, नेक्स्ट एनपीएफ में इतना लगा रहा हूं, पीपीएफ में इतना लगा रहा हूं, और मेरे 5 लाख का ही मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट उसमें डाल देता हूं, तो मेरा जो इनकम टैक्स है वो 0 कर दो। वो कहते हैं भाई शाणा नहीं बनना ज्यादा, हम जो तुमको इनकम टैक्स में मैक्सिमम छूट दे सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक की है। अब 1.5 लाख रुपए से ऊपर आप कितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो छूट हम तुमको नहीं दे पाएंगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसी टैक्स में घुलमिल करने के लिए इन सीएस को रखती हैं। किन को रखती हैं? सीएस को रखती हैं। सीएस बहुत चालू होते हैं। ये सीएस ही क्या काम करते हैं? नए नए तौर तरीके सब निकालते हैं। हाँ, नए नए तौर तरीके निकालते हैं, और नए नए तौर तरीके निकालने के बाद उनको रास्ते बताते हैं कि यहाँ से ये खर्चा यहाँ दिखा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वहां से पैसे पूरे के पूरे बच जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 80C टैक्स में छूट की बात करती है, और मैक्सिमम छूट कितनी मिल सकती है किसी भी आदमी को? 1.5 लाख रुपए की। कैसे मिल सकती है? तो बीमा किया हो, कोई होम लोन किया हो, बीमा कैसा? जीवन बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कैसा भी हो, है ना, होम लोन हो, ट्यूशन फीस हो, पीपीएफ हो, एनपीएफ हो या म्यूचुअल फंड्स हो, इनके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या काम कर सकता है? अपने इनकम टैक्स में छूट ले सकता है। अब आगे ये जो सेक्शन 80 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पूरे इनकम टैक्स का। हाँ, हम्म, हाँ, हाँ, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए। सेक्शन 80D क्या कहता है? वही चीज है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी टैक्स में आपको छूट मिल जाती है। सेक्शन 80D बोल रहा है, दैट्स ऑल, सीधी लाइन है। 80D क्या बोलता है? हाँ, 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 जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? देखो, कोई बच्चा पूछ रहा है जीएसटी एंड इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी गुड्स मतलब सामानों पर लगने वाला टैक्स, और आपका वस्तु, है ना, गुड्स एंड सर्विस, सर्विस मतलब कि सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहे हो उस पर लगने वाला टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जो वस्तुओं पर और सेवाओं पर लगने वाला टैक्स है, और इनकम टैक्स आपकी कमाई पर लगने वाला टैक्स है, आपने कितनी कमाई करी है। जब इन चीजों को सुनते हैं ना कि कमाई पे टैक्स लग रहा है, एकदम से याद आती है मुगल काल की, पुराने समय की, कि टैक्स लग रहा है, कर लग रहा है। तो ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। देश में जो आदमी पैसा कमा रहा है, कम से कम उसका पैसा उसके पास छोड़ो। और सरकार में एक चीज ये होनी चाहिए कि इनको पढ़े लिखे, एक ये संशोधन आज तक नहीं हुआ है कि इनकी अगर चपरासी भी बनना है तो उसके लिए भी 10वीं की एलिजिबिलिटी है, बट एक मंत्री और ये बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। वो अनपढ़ भी आ जाए, गुंडा मवाली कोई भी आ जाए, वो बन जाए और सब काम आपके सेट हो जाए। तो एक कम से कम ये होना चाहिए कि अगर किसी मंत्रालय का विभागाध्यक्ष इसको बनाना है, भार साधक मंत्री बनाना है, तो कम से कम उस फील्ड में उसने मास्टर्स किया हो, पीएचडी करी हो, कहीं से इंटर्नशिप करी हो, और उसका राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहा हो, तब जाकर के, यानी कि कम से कम उसको उस फील्ड की समझ तो हो कि डिपार्टमेंट में आए, मंत्रालय संभाले तो उस फील्ड में काम करे कम से कम। और तनख्वाह ना बहुत लिमिटेड रखनी चाहिए, पेंशन वगैरह समाप्त करनी चाहिए। सबकी पेंशन खत्म कर देंगे, बट अपनी पेंशन आप एक बार सांसद रहेंगे तो तब भी मिलेगा, अगली बार 4 बार सांसद रहेंगे तो 4 पेंशन आपको अलग मिलेंगी, विधायक रहेंगे तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसमें सारे एक खड़े हो जाएंगे। और बाकी मूर्ख बनाते हैं, किरदार ऐसा है, मंचों पर खड़े होते हैं, बोलते हैं जैसे हम दुश्मन हैं, बाकी सब आप देखो सब एक हैं, और मूर्ख बनते हैं आप जैसे लोग, हम जैसे लोग। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर आप ले रखा है तो उसके लिए भी टैक्स में छूट ले सकते हैं। सेक्शन 80E है। 80E क्या कहता है कि अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है हायर एजुकेशन के लिए, किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए ये लोन ले रखा है, तो उसके लिए भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। ये सेक्शन 80E, कैपिटल ई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाँ, कैपिटल ई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। हाँ, उसके बाद सेक्शन 80G आ जाएगा, इसको 80G को यहां पे लिख लेते हैं, ये कुछ मिस अलाइनमेंट हो रहा है। सेक्शन 80G है ना, 80G है। ये 80G क्या कहता है कि डोनेशन यानी दान के संबंध में टैक्स में छूट का प्रावधान करती है। अगर आप कैसा है ना, कोई कंटिजेंसी फंड है, कोई इमरजेंसी फंड है आपका। हाँ,
हाँ, कितने रुपए से ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है? अभी तक तो क्या था कि टैक्स देना ही पड़ता था, बट अभी एक नया रूल आया था। आप देखो, आप जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने 12,75,000 रुपए तक की तनख्वाह पर मतलब टैक्स फ्री कर दिया, आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 12 लाख रुपए से ऊपर आप 12,75,000 रुपए से ऊपर अगर आपकी कमाई हो रही है तो फिर आपको टैक्स देना। चलो कुछ तो राहत दी, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बात होने लगी थी कि गवर्नमेंट इज ए स्लीपिंग पार्टनर। मेरा फायदा हो रहा है तो गवर्नमेंट आ जाएगी, लाओ भाई पैसे दो। मेरा नुकसान हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। नुकसान में तो सहयोगी बनो, तभी तो अच्छा लगेगा। अगर नुकसान हो रहा है, मैंने कोई लोन ले रखा है, तुरंत माफ करो उसको। नहीं है, स्थितियां खराब हैं तो बहुत ज्यादा थूका फजीती हुई, तब जाकर के उन चीजों को किया गया। नहीं तो 12 लाख आज के समय में, अगर मान लो आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो ना, और आप दिल्ली और बड़ी सिटीज में रहते हो, 50,000 में भी खर्चा चलना भारी है। इतनी महंगाई हो चुकी है, बिजली की यूनिट 8 रुपए तक चली गई है। थोड़ा सा भी चलाओगे हजारों में बिल पहुंचता है। बड़ी अजीब सी स्थितियां हैं। तो डोनेशन और दान के संबंध में छूट है। यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष को कोई दान देते हो तो आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी है, कोई भी ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट जहां पर चैरिटी की जाती है, ट्रस्ट है ना, और ये किसी के भी हो सकते हैं, कोई एनजीओ हो सकता है जो अंधों की सेवा कर रहा है, बच्चों की सेवा कर रहा है, वृद्धाश्रम की है। और आप यकीन मानो कि लोग पैसा कमाने का ये रास्ता बहुत बढ़िया निकालते हैं, है ना। ये पैसा कमाने का बहुत बढ़िया रास्ता निकालते हैं कि आपको पैसा कमाना है और आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत अब नहीं बची है, तो वृद्धाश्रम वगैरह खोल दो, उसका प्रचार करो, बढ़िया। आपने देखा होगा ना, खूब ऐड चलते थे, अभी यूट्यूब पे ऐड चलते थे, अभी वो बंद हो गए हैं। और उन यूट्यूब पे ऐड चलते थे कि हमारे यहाँ पे इतने बच्चे हैं, इनको खिलाने वाला कोई नहीं है, हमारे यहाँ इतने बुढ़े हैं, इनको छोड़ के चले गए। ये सब प्रॉपर एक्टिंग है, ये समझ में नहीं आती। भावनात्मक रूप से फंसा करके आदमी कब आदमी कब अपनी जेब से पैसा निकालेगा? सोचो, आदमी कब अपनी जेब से पैसा निकालेगा? अगर बिजनेस करना हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आदमी पैसा दो ही कंडीशन में जेब से बाहर निकालेगा। या तो आप उसको डरा दो, या आप उसके इमोशन से खेल जाओ, है ना। इमोशंस अगर आप हिट करते हो किसी भी आदमी के, तो किसी से कुछ भी करवा लो आप। और इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, थोड़ा सा तर्क संगत होना चाहिए। आप अगर एक गंभीरता से किसी भी चीज को देखने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या झूठ और क्या नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा क्या असली आंसू हैं और क्या मगरमच्छ के हैं। लोग ऐसी शानदार एक्टिंग करते हैं कि आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, और धर्म के मामलों में सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिलती हैं। धर्म के नहीं, और भी मामलों में चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो डोंट ट्रस्ट एट फर्स्ट साइट, है ना। जिंदगी में अगर तुमको लव एट फर्स्ट साइट हुआ है तो कभी इस पर विश्वास मत करना, क्योंकि प्यार कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फर्स्ट साइट पे हो जाए। और प्रेम जो होता है वो दो चीजों से होता है, एक स्वरूप से और एक स्वभाव से। रूप प्रेम होने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है, परंतु मूल जो स्थिति बनी रहती है एक लंबे समय तक किसी आदमी के साथ टिके रहना, वो उसके स्वभाव से ही संभव है। रूप तो ढल जाएगा, पर स्वभाव अगर मिल गया, मन मिल गया कि जैसा मेरा स्वभाव है, तो आजीवन चलता है, फिर तलाक की संभावना नहीं है। और आज के समय में तलाक इसीलिए सबसे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि रूप के आधार पर संबंध जुड़ा था, स्वभाव के आधार पर संबंध नहीं जुड़ा था। तो इन दो चीजों को ध्यान रखना। बिजनेस करना है तो इमोशंस से खेलना आ जाए, और अगर जीवन में संबंधों को दृढ़ बनाना है तो स्वरूप से ज्यादा स्वभाव को प्राथमिकता देनी शुरू कर दो, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। चलो, तो प्रधानमंत्री राहत कोष और चैरिटेबल ट्रस्ट आदि में पैसा देता है तो उसके पैसे बच जाते हैं। उसके बाद यहां पर एक बात बोली जा रही है, सेक्शन 116 में क्या बात बोली जा रही है कि आयकर प्राधिकारी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिशियल जितने भी होते हैं वो आपके वित्त मंत्रालय, है ना, आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन रहते हैं। ये पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान कर लो कि इनकम टैक्स ऑफिशियल्स, बहुत सारी बात तो मैं बोल नहीं सकता हूं महाराज। नहीं तो हालात इतने खराब हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका दुख समझने वाला कोई नहीं है। जो उनके गुरु हैं वो भी उनका दुख नहीं समझते हैं, और मेरी अंतरात्मा फटी पड़ती है। पर क्या करें, स्थितियां वैसी नहीं हैं कि उस तरह से सहायता की दी जा सके। और बच्चे भी गड़बड़ करते हैं, देखो बच्चे भी कोई दूध के धुले नहीं है, बच्चे भी समझते नहीं है अगर कोई मदद करने आता है तो। हाँ, अच्छा, 13 रुपये यूनिट वो कमर्शियल में होगा।
हमें बिजनेस करना क्या पढ़े, मार्केटिंग पढ़े, रोड पे धक्के खाएं, बिजनेस आइडियाज को ढूंढें, उसको प्रैक्टिकल वे में देखें, कॉम्पिटिटर्स को समझें, कौन कॉम्पिटिटर है, क्या कर रहा है, उसी के जैसी क्वालिटी कम दाम में कैसे दे सकते हैं या उसी दाम में बेहतर क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, ये बात समझे। ठीक है, तो आयकर अधिकारी जो होते हैं वो मित्र वित्त मंत्रालय के अधीन होते हैं। ये वन देखो, इनको एक बार ये जो 80 वाले हैं इनकी धाराओं को रट लेना, बट बाकी जो चीजें हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, फैक्ट जरूर याद रखना। पेपर में पूछ सकता है कि आयकर अधिकारी किसके अंतर्गत आपके होते हैं, तो आयकर अधिकारी आपके वित्त मंत्रालय के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेक्शन 117, तो आयकर अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो अभी हमने देखा कि आयकर अधिकारी वित्त मंत्रालय के अधीन है, और वित्त मंत्रालय भी कौन सा, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है। तो आप इसको ध्यान रखना कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का काम करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखो कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी नियुक्ति सीजीएल के थ्रू होती है। किसके थ्रू, एसएससी सीजीएल के थ्रू, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू होती है, और वित्त मंत्रालय और सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंटमेंट देती है। क्या कहीं आपने देखा है, क्या कहीं आपने देखा है? हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो आपने कहीं देखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश राज्य में आयकर विभाग की भर्तियां आ रही है? नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस चीज को कर सकती है। आगे हमारा क्या है, सेक्शन 1559, यदि निर्धारती, ये पढ़ा था ना हमने, जिस पर टैक्स निर्धारित किया जाता है, यानी कि सीधे सीधे टैक्स पेयर, टैक्स देने वाला। अभी देखो एक बात है, यदि टैक्स पेयर की मौत भी हो जाए तो उसका उत्तराधिकारी टैक्स पे करेगा। देखा कितना शानदार नियम है। अगर मैं मर जाऊं और मेरे पे टैक्स रहे तो मेरा बच्चा पे करेगा, चाहे उसकी हालात कुछ भी ना हो। ठीक है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा बच्चा पे करेगा उसको। ये स्थितियां देखो। हाँ, 116 समझ में नहीं आया क्या, समझ में नहीं आया 116 में? हाँ, 116 में क्या है कि इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, वो किसके अंडर होते हैं, किसके अधीन होते हैं, किस किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। जैसे जैसे आप देखो, जैसे देखो, आपसे कोई पूछने लगे कि जो पुलिस है वो किसके अधीन आती है, तो पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। किसके, वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ऐसे ही वो पूछ रहा है कि इनकम है ना, जो आपके इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो किसके अधीन होते हैं, किसके अंडर आते हैं, तो उसने बोला है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इनको लाया जाता है। ये अंडर होते हैं किसके, ये अंडर होते हैं आपके इसमें, जैसे रक्षा मंत्रालय, जैसे गृह मंत्रालय है सेंटर का, तो जितनी भी सीएपीएफ हैं आपकी, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है ना, एसएसबी है, असम राइफल्स है, ये सब की सब किसके अंदर, दिल्ली पुलिस है ना, चंडीगढ़ पुलिस है, ये किसके अंतर्गत आती है, केंद्र के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जो सेनाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब चीजें पूछ रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर किसके अंतर्गत आते हैं, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत या अधीन आते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स के जो ऑफिसर होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, नियुक्ति मींस अपॉइंट कौन करता है ना, अपॉइंट कौन करता है इनको, तो केंद्र सरकार करती है। यहां पर सेक्शन 159 में ये बात बोली गई है कि अगर किसी निर्धारित यानी टैक्स पेयर की मृत्यु भी हो जाए तो उसका उत्तराधिकारी टैक्स पे करेगा, वो टैक्स छूटेगा नहीं, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहां पर की गई है। उसके बाद हाँ, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? हाँ, टाइम होने वाला है सर, कोई बात नहीं, इस धारा को करके बंद कर देंगे। ठीक है, कल इसको फाइनल कर देंगे फिर टैक्स। इसको समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हम्म हाँ, कमेंट इसलिए देखते हैं, कोई बच्चा बोल रहा है कि कमेंट क्यों देखते हैं गुरुजी, क्योंकि लाइव क्लास इसलिए की जाती है क्योंकि कमेंट दिखें, बच्चों को प्रॉब्लम हो। जैसे 116 समझ में नहीं आया तो उसको बताया, जैसे ही मुझे दिखता है कोई डाउट है तो मैं यहीं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ।
अगर नहीं यहां पे पकड़ में आया डाउट तो आप डाउट ग्रुप में कर सकते हैं, इसलिए डाउट ग्रुप है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर 176 है, बंद किए गए व्यापार। ठीक है, बंद किए गए व्यापार के संबंध में यहां पर प्रावधान किए गए हैं, यानी कि कोई बिजनेस है उसको आप बंद करना चाह रहे हैं, है ना, या डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उसके संबंध में प्रावधानों को यहां पर लिखा गया है। ठीक है, यहां पर किया गया है, दैट्स ऑल। यहां पर एक बात है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम 176 तक ही रखते हैं, उसके बाद कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, कल इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। हाँ, क्या इनकम टैक्स ऑफिसर भी टैक्स देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, उनकी इनकम नहीं हो रही है क्या? हाँ। अच्छा, पैर छूना हक है? नहीं, देखो, पैर छूने की योग्यता होनी चाहिए। जो जिनके पैर छुए जाते हैं वो बहुत, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, ये जो रिबेट लिया जाता है। मुझे वो अभी कारण नहीं पता है, ये जगदीप धनखड़ जी ने जो उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिया है, कोई का, क्योंकि वो किसानों से बड़ा लगाव रखते हैं, तो कुछ वैसा ही कुछ मैटर हुआ होगा, इसलिए दे दिया होगा। या वो बहुत ना, मतलब इगोइस्टिक टाइप के हैं वो एकदम से भड़क जाते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से दे दिया हो। हम्म। हम्म। ठीक है, चलिए, अपना ध्यान रखिए। अब कल मिलते हैं हम। राजस्थान एसआई आ रहा है, 1,000 से ऊपर पद हैं, आप भरना चाहें तो कोई भर सकते हैं। उसमें हिंदी आनी है और राजस्थान जी के आना है, तो हिंदी पढ़ाने की जिम्मेदारी ये भी हमारे पास है, और बहुत डिटेल से उसमें हिंदी पढ़ी जाएगी, बहुत डिटेल से। अगर आपको हिंदी पढ़ने की इच्छा होगी तो आप वहां भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल, और कल शायरी सुनाऊंगा 100%। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, पेट में बहुत समस्या चल रही है, चुभन जैसा कुछ है। हाँ। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, बाय। हाँ।